नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1996 में हुआ UGC नेट संस्कृत का जो क्वेश्चन पेपर था, जिसमें 50 MCQs पूछे गए थे। आइए इस वीडियो में हम उनको करने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का देवता कौन है। बताइए दोस्तों, कौन है। बिल्कुल, देखिए इसका जो देवता है जो यहाँ पर है अग्नि। आपको पता है ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त जो है वह अग्नि को समर्पित है, जैसे अग्निम ईड़े पुरोहितम, इस प्रकार से। तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर दूसरे प्रश्न में पूछा है कि भाई ऋग्वेद में मंत्रों की संज्ञा क्या है। ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है ऋग्वेद के मंत्रों को। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर होगा ऋचा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सामवेद की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। यह प्रश्न भी बहुत आसान है। बताइए दोस्तों, क्या होगा। हाँ जी, तो इसका उत्तर होगा 1000 शाखाएं। चौथा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है। आयुर्वेदः कस्य वेदस्य उपवेदः वर्तते। तो बताइए क्या है वो। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण है वह कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोपत ब्राह्मण जो है वह अथर्ववेद का है। तैत्तिरीय यह जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद का है। और शतपथ ब्राह्मण है जो शुक्ल यजुर्वेद का है। बताइए दोस्तों, विंटर वित्स के अनुसार ऋग्वेद का क्या समय है। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। इसका उत्तर होगा 2500 BC। यह प्रश्न भी बिल्कुल आसान है। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। इंद्र का कार्य क्या है। प्रकाश करना, वर्षा करना, विद्या देना या धन देना। इसका उत्तर होगा वर्षा। उसके बाद प्रश्न है, पुरुरवा उर्वशी संवाद किस वेद में है। बताइए दोस्तों, किस वेद में है ये। 4 संवाद सूक्त हैं अपने, और चारों के 4 ऋग्वेद के हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अभी आपसे सूक्ति पूछी है इन्होंने, और आपको बतानी है यह सूक्ति किस उपनिषद से है। बताइए दोस्तों, किससे होगी। यह सूक्ति है ईश उपनिषद से। उसके बाद है जी, पृथ्वी सूक्त किस वेद में है। बताइए दोस्तों, किस वेद का है पृथ्वी सूक्त। हाँ जी, इसका उत्तर है अथर्ववेद। किस वेदांग को चक्षु कहा गया है। व्याकरण को मुख कहा गया है। शिक्षा को नासिका कहा गया है। छंद को पैर कहा गया है। और ज्योतिष को इसकी चक्षु कहा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। निरुक्त के रचयिता कौन हैं। बताइए दोस्तों। इसके रचयिता हैं यास्क। 13वां प्रश्न है, पदार्थ 7 ही होते हैं, यह किसका मत है। आपको पता है 7 पदार्थ मानते हैं कौन। देखिए, न्याय मानता है 16, सांख्य मानता है 25, योग मानता है 26 और वैशेषिक दर्शन मानता है 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। मन का लक्षण बताइए क्या है। मन क्या करता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संकल्प और विकल्प।
न्याय सूत्र के रचयिता कौन है, आपको पता ही होना चाहिए। जो यहाँ पे कपिल हैं वे सांख्य सूत्र के हैं, जो बादरायण हैं वे ब्रह्म सूत्र के हैं, जैमिनी यहाँ पर मीमांसा सूत्र के हैं, तो गौतम है न्याय सूत्र के। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वैशेषिक के अनुसार कितने प्रमाण हैं? इसके लिए मैं आपको सूक्ति बता देता हूँ एक। बौद्धा वैशेषिका द्वयम, बौद्ध और वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है। सांख्य का सिद्धांत क्या है? सांख्य शून्यवादी नहीं है, क्योंकि इसको मानते हैं बौद्ध। असत कार्यवादी आपको पता है कौन है, ये न्यायवादी होते हैं। विवर्तवादी जो होते हैं वो वेदांत वाले होते हैं, और सत्कार्यवाद होता है सांख्य का। यह कहता है कि कार्य अपने कारण में सत रूप में रहता है। तर्क भाषा इस पुस्तक के ग्रंथकार कौन है? तो इसके आपको पता ही है, केशव मिश्र इसके रचयिता हैं। शांकर वेदांत क्या कहता है भाई? शंकराचार्य का वेदांत व्यास के बादरायण के ब्रह्म सूत्र पर निर्भर करता है, और ये मानते हैं अद्वैत वेदांत को। दोस्तों, अद्वैत वेदांत का मतलब होता है अद्वैत, यानी जो पुरुष यानी जो आत्मा हमारे अंदर है और जो ब्रह्म ऊपर बैठा है, दोनों में अभेद है, यही होता है अद्वैत। उसके बाद कह रहे हैं भाई, मीमांसकों के अनुसार किससे प्रामाण्य ग्रहण होता है? प्रामाण्यता का ग्रहण किससे होता है? यह कहते हैं भाई ज्ञातता से। इसको स्पेशली आप याद कर लीजिए। मीमांसा के अनुसार धर्म का लक्षण बताइए क्या है भाई? मीमांसा के अनुसार जो पहला इसका आंसर है वो बिल्कुल सही है। चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः, यह इसका सही धर्म का लक्षण है मीमांसकों के अनुसार। 22वां प्रश्न है भाई, न्याय दर्शन के अनुसार जीवन का क्या लक्ष्य है? देखिए, चारों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, चाहे वो कैवल्य हो, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो निश्रेयस हो, चाहे वो निर्वाण हो। लेकिन न्याय दर्शनम में ना तो कैवल्य की बात है, ना मोक्ष की बात है, वहाँ पे निश्रेयस की बात है। तो निश्रेयस इसका उत्तर हो जाएगा। व्यास किसके भाष्यकार हैं? दोस्तों, यहाँ पर आप पजल हो सकते हो। आपको पता है व्यास जो थे उनको बादरायण भी कहा जा सकता है, तो व्यास का नाम देखते ही आप सीधा किस पर टिक करना की कोशिश करोगे कि ब्रह्मसूत्र व्यास का था भाई। लेकिन भाई इन्होंने आपसे पूछा है व्यास किसके भाष्यकार हैं, तो व्यास भाष्य प्राप्त होता है योग सूत्र पर दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा योग सूत्र। 24वां प्रश्न है, पंचीकरण किसका सिद्धांत है? आपको सीधा सा पता ही है, यह सिद्धांत है वेदांत का। यह तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। कहते हैं मनोरथ में संधि कौन सी है भाई? अब कई सोच सकते हैं इसमें ओ बना है भाई, तो इसमें गुण संधि हो सकती है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ना ही इसमें प्रकृति भाव है, ना ही पूर्व रूप है। इसमें मनः प्लस रथ ऐसे बना है, इस वजह से इसमें विसर्ग संधि है। अब देखते हैं भाई, अब है पंचानन में क्या समास है। पंच शब्द को देखते ही आप डायरेक्ट सोचोगे द्विगु हो गया, लेकिन पंचानन शब्द जो है यह किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताता है कि 5 हैं मुख जिसके, तो इसमें समास हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बताइए कारक के अनुसार इसमें अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम वषट योगाच्च किम भवति? चतुर्थी विभक्ति भवति तत्र, अर्थात अस्य उत्तरम भविष्यति ही चतुर्थी विभक्ति। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर पाकः में कौन सा प्रत्यय है? को प्रत्ययो विद्यते पाकः इति इत्यस्मिन् शब्दे।
ध्यानेन दृश्यतु घय अस्य उत्तरम भविष्यति। घय प्रत्यांते य अंत्यात वर्तते, इसलिए यहाँ पर य के अंत में होने से, यित होने से, यित्वात् यहाँ पर अतोपधाया इत्यनेन सूत्रेण अत्र वृद्धिर्भविष्यति, तदा पाकः शब्दः सिद्धं भविष्यति। अनन्तरम अबोधित अस्मिन् शब्दे किम लकारः वर्तते। क्या लकार है अबोधित में? तो इसका एक ही उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर है लुंग लकार। 30 प्रश्ने चित्रगु इत्यस्य किम विग्रह वाक्यो वर्तते। इसका क्या विग्रह वाक्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रा गावो यस्य सह इति चित्रगु, बहुव्रीहि समास। पाणिनि मत अनुसारम पदस्य किम लक्षणम। पाणिनि के मत के अनुसार पद का क्या लक्षण है? तो देखिए यहाँ पर आपको पता ही है, संज्ञा प्रकरण में एक बात आई थी, सुप तिगंतम पदम। सुप और तिंग की पद संज्ञा होती है। दोस्तों बताइए क्या उत्तर होगा इसका? किम उत्तरम भविष्यति यस्य पाणिनि मत अनुसारम कर्मस्य किम लक्षणम। किसको कहते हैं कर्म? तो इसका उत्तर है कर्तुर इप्सित तमम कर्म, कर्ता क्रियया आप्तुम इष्टतमम कर्म संयम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको इष्टतम रूप से चाहता है वह कर्म होता है। तो ए ऑप्शन सही है। अब ये बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? अब आपने पढ़ा है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, तो कु में अंग आता है, इसका मतलब क्वर्ग का अंतिम वर्ण अंग है और क्वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, तो दोस्तों कंठ तो रहेगा। उसके बाद आपने एक लाइन पढ़ी थी यम गणना नाम नासिका च, तो अंग हमारा नासिका में भी आता है, इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा कंठ नासिका, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका? व का संप्रसारण क्या है? दोस्तों संप्रसारण के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। जहाँ पर हम यण संधि करते हैं, जिन वर्णों को हम यण संधि करते हैं, उनको अगर हम डायरेक्ट दोबारा से उनकी सिचुएशन में लेके आते हैं तो वो कहलाता है संप्रसारण। अगर हमने ई को य किया तो यण हो गया, फिर य का जब संप्रसारण करेंगे तो दोबारा से ई आ जाएगी। ऊ को व करोगे यण संधि में, तो व को जब हम संप्रसारण करेंगे तो बन जाएगा ऊ। यही आपको बताना है। तो व का संप्रसारण क्या है दोस्तों? हमारे पास है ऊ। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा इसका? अवेस्ता का भाषा परिवार कौन सा है? ये पिछले पेपर में भी मैंने आपको बताया था, ये अवेस्ता जो है भाई भारतीय आर्य भाषा परिवार की है, ठीक है। इसका संस्कृत भाषा से बिल्कुल अभिन्न संबंध है। इस वजह से आपको यहाँ पर इन्होंने द्रविड़ परिवार दे रखा है। द्रविड़ होता है साउथ इंडियन। जर्मनिक जो परिवार है वो भारोपीय में आता है हमारा, लेकिन वो कैंटूम में आता है। सामी हामी परिवार जो है भाई, यह अरब की जो भाषाएं हैं उर्दू फारसी उनमें आता है। उसके बाद इसका उत्तर बताइए दोस्तों क्या बनेगा? स का घोष रूप क्या है? तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा, ऑप्शन में बताइए जी। इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन ज। बताइए दोस्तों ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? किम इव ही मधुराणाम मंडनम ना कृतिनाम। बहुत ही अच्छी सूक्ति है, प्रसिद्ध सूक्ति है। इसका उत्तर आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में खुद इसका आंसर दीजिए। क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है तो मैं सोचता हूँ कि आपको इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, यह तो आपको पता ही होना चाहिए। यह भी बहुत मेन प्रश्न है भाई, बहुत बार इसमें से प्रश्न आता है हर्षचरितम में से। यहाँ पे पूछा कि हर्षचरितम क्या है। दोस्तों ध्यान से देखना, इसके बारे में थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में यहाँ पे है ये आख्यायिका। हर्षचरितम भी यहाँ पर लिखा गया है। इसमें उच्छ्वास हैं दोस्तों, इसमें 8 उच्छ्वास हैं और उच्छ्वास के कारण यह कही गई है आख्यायिका। आख्यायिका वह होती है जो ना तो गद्ययुक्त
अकेली मतलब ना ही गद्य रचना हो ना अकेली पद्य रचना हो, तो मतलब क्या मिक्सअप ना हो, अकेली गद्य रचना होगी लेकिन वो गद्य रचना इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए। अब आपको पता है जो हर्ष थे, राजा हर्षवर्धन थे, वो इतिहास में प्रसिद्ध थे। तो गद्य में जो उनकी जीवन के बारे में लिखी गई है, जीवन चरित आप इसको कह सकते हो। तो जब चरित शब्द लगा है तो चरित शब्द हमको बताता है कि हर्ष के जीवन की कथा है। तो ये कथा इसलिए नहीं है क्योंकि ये वास्तव में हुई थी, इसलिए भाई ये हो जाएगी आख्यायिका। कथा किसको कहते हैं? लिखी यह भी गद्य में जाती है, लेकिन दोस्तों यह इतिहास प्रसिद्ध नहीं होती है। जैसे कि कादंबरी है, 10 कुमार चरितम है, नाटिका आपको पता है, नाटिका उपरूपक का भेद है और प्रकरण जो हमारा है ये रूपक का भेद है। विशाख दत्त की रचना बहुत ही आसान है, ध्यान से आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है बिल्कुल ये तो। ये भी बहुत आसान है कि वेणी संहार, जहाँ संहार दिख गया इसका मतलब समझ लीजिए क्या हो सकता है, अंगिरस क्या है। बहुत ही आसान है, इसके अंदर भी आपने खुद बताना है इसका उत्तर। लो भाई अब देखिए, योगंधरायण किसका प्रमुख पात्र है? देखिए योगंधरायण जो थे राजा उदयन के महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे वे। और राजा उदयन की कथा इन चारों में से किस में है ये भी आपको चल गई होगी पता। भास रचित नाटक में है। तो अब इनमें से देख लीजिए भास के द्वारा रचित नाटक कौन सा है, उत्तर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। लो भाई ये उत्तर भी आ गया। वह रचना जिसमें शुकनाश उपदेश है, ये मैं आपको बता देता हूँ, यह है कथा में, और वो कथा थी कादंबरी। ये बताइए सूक्ति कहाँ से ली गई है? ये ली गई है, आप बताएंगे, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, इसमें से आप को मैं ए और बी ऑप्शन देता हूँ। चलो अब आप सोच के बताइए किस में से यह दी गई है। रहस्यम साधुनाम उपधि विशुद्धम विजयते, यह किस कवि की उक्ति है? दोस्तों यह उक्ति है भवभूति की। शब्दार्थौ सहितो काव्यम, यह लक्षण किस आचार्य ने दिया है? यह मुझे पता है, मम्मट ने तो ये कहा है, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। कुंतक ने वक्रोक्ति को ही एक तरह से कहा है। ठीक है, तो मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, ए और बी। बताइए इनमें से कौन सा होगा? नहीं बता पाएंगे? चलो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन होगा ए, भामह। ये काव्य प्रकाश का प्रश्न है भाई। संकेत ग्रह का संबंध किससे है? संकेतो गृह्यते जातो गुण द्रव्यो क्रियासु च। संकेत किससे ग्रहण होता है? आपको पता है, साक्षात संकेतित अर्थे बोधनाद अग्रिमा किम भवति। हाँ आप समझ ही गए होंगे क्या होगी। तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। उसके बाद कहते हैं भी साधारणीकरण सिद्धांत के उद्भावक आचार्य कौन है? यानी रस का साधारणीकरण किसने स्वीकार किया है? वह स्वीकार किया है भट्ट नायक ने। इसको आप याद कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा है भी वत्स रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, यह तो आपको पता ही होना चाहिए। रति श्रृंगार का है, शोक करुण का है, हास हास्य का है, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है। अब इसमें आपने बताना है कि इनमें से उपरूपक का कौन सा भेद है। अब भाई ध्यान से देखिए, उपरूपक रूपक नहीं होते बल्कि रूपक की तरह होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, प्रहसन एक रूपक है, भाण एक रूपक है, डिम एक रूपक है, नाटिका एक उपरूपक है। यह आपने उक्ति पढ़ी होगी, नाटिका त्रोटकम गोष्ठी सट्टकम नाट्यरासकम प्रेंखणम इत्यादि जो है, तो ये उपरूपक है इसमें नाटिका। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल आसान सा प्रश्न है,
यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि प्रकरण का नायक कौन होता है। एक बता देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक बार इनका मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको। धीरोदात्त वो नायक होता है जो नायक इतिहास प्रसिद्ध हो। ठीक है, इतना आपको रहेगा। धीरोदात्त नायक वहाँ पर होता है जो नायक वीर रस से युक्त रहता हो, मरने मारने को तैयार रहे। धीर ललित नायक वो होता है जो श्रृंगार से युक्त होता है, श्रृंगार में सारा दिन पड़े रहे। और धीर प्रशांत वह नायक होता है भाई जो नायक शांत रहता है, यानी कोई ब्राह्मण हो गया इसका नायक, ऐसा कोई व्यक्ति हो, वह होता है धीर प्रशांत। तो दोस्तों अब आपको एक बात और बता देता हूँ। प्रकरण जो होता है, प्रकरण का जो नायक होता है, प्रकरण आपके पास मैं बता देता हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में चारुदत्त एक नायक है। तो चारुदत्त किस श्रेणी का नायक है? वो ब्राह्मण है। तो आप समझ गए होंगे, एक सार्थवाह है वो, तो कौन सा नायक होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों आज आपके सामने मैंने इस पेपर के जो कि आया था 1996 के अंदर, इसके मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं। होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न भी आपने साथ साथ में किए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई बात वीडियो में समझ में नहीं आई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। जो भी आपका प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर आपको 101% दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई संस्कृत साहित्य से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाकर वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर वहाँ पे आपके सामने कम्युनिटी बॉक्स नहीं खुलता है तो आप डायरेक्ट वीडियो के नीचे, खासकर इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि YouTube स्टूडियो से मुझे चेक हो जाता है कि किसने क्या कमेंट दिया है और वो मैं डेली चेक करता हूँ। इसलिए अगर आपका कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को आप ध्यान से पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सबके काम आनी चाहिए। आपने देख ली है तो इसको आप आगे भी शेयर कीजिए ताकि आगे किसी और का भला भी इसके माध्यम से हो सके। और लगभग 50-55 पेपर ऐसे ही मैं बनाऊंगा आपके लिए। जितने भी आज तक ऑप्शन टाइप वाले पेपर हुए हैं, वो 94 से लेकर 2018-19 तक के जितने पेपर हैं, सबकी रिवीजन मैं आपके चैनल पे इस पे करवाने वाला हूं। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।